अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे इधर उमरुल कबीरे में सिनेमा हतून के हाथ बांधे होते हैं। सिपाही भी वहां मौजूद होते हैं। इतने में अल बिलगे हतून की दोस्त भी वहां आ जाती है तो सिनेमा कहती है कि मेरे हाथ खोलो। सिपाही इनकार करते हैं लेकिन वो जबरदस्ती अपने हाथ खुलवा लेती है तो अल बिलगे की दोस्त कहती है अल बिलगे हतून ने आपको हेमे से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई है, मगर सिनेमा उन सब की बेइज्जती करके उन्हें बाहर भेज देती है। उनके जाते ही वो काफी गुस्से का इजहार करती है। वो हर चीज को नीचे गिरा देती है और कहती है कि अल बिलगे हतून अभी खेल खत्म नहीं हुआ, मैंने अभी अपनी आखिरी चाल चलनी है, मैं तुमसे बदला लूंगी। और इधर बरके खान के हेमे के करीब क़याद पहुंच जाता है और अपने सिपाही से कहता है कि मैंने कुछ जरूरी कागजात लेने हैं। सिपाही इनकार करता है कि हम बरके खान की गैर मौजूदगी में किसी को उनके हेमे में नहीं दाखिल होने देंगे, लेकिन क्या तो उनके सामने झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे बरके खान ने ही भेजा है। फिर वो अंदर जाकर बरके खान का संदूक खोलता है जिसमें कुछ कागजात पड़े होते हैं और क्यात अपने आप से कहता है जब ये कागजात हलाकू खान के पास पहुंचेंगे तो बरके खान, अर्तुगरुल और सारा आलम इस्लाम कांपेगा। फिर वो संदूक को उसी तरह बंद करके बाहर चला जाता है और इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब आरुफ बुका के ताकुब में जा रहे होते हैं। बरके खान के सिपाही भी उनके साथ होते हैं। एक जगह पर रुक कर वो निशानात देखने लग जाते हैं लेकिन उनको निशानात नहीं मिलते। अर्तुगरुल साहब उन खोजियों को कहते हैं कि आप निशानात का मजीद ताकुब करें, मैं अपने सिपाहियों के साथ बरके खान के पास जा रहा हूँ, हम उनसे अहम कागजात हासिल करेंगे। इधर उमरुल कबीले में सिनेमा बैठी होती है कि तुमने ये सब क्या फसाद बर्पा किया है तो सिनेमा हतून उसी वक्त मासूम बन जाती है और कहती है कि ये सब मैंने अपने कबीले की भलाई के लिए किया है। ये सुनकर अल बिलगे हतून सिनेमा के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो। और सिनेमा भी एतराफ़े जुर्म कबूल कर लेती है, कहती है कि ये मेरी नासमझी में हुआ है, लालच की वजह से मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। और सिनेमा जज्बाती होकर कहती है कि बाजी मुझे सिर्फ एक दफा माफ कर दें, मैं कसम खाती हूँ कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। फिर वो अल बिलगे हतून के हाथ का बोसा लेने लगती है लेकिन अल बिलगे हतून अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है कि मेरे सजा देने से पहले तुम अपने आप को सजा दो, खुद को अंदर से जलाओ, शायद तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। ये कहकर अल बिलगे हतून वहाँ से बाहर चली जाती है और इधर काई कबीले में तुरगत पहुंच जाता है। हाइमा हतून को सारा वाकयात बता देता है और अल्लाह के हुक्म से हमने इस फितने को खत्म कर दिया है और अल बिलगे हतून ने भी सिनेमा को हेमे में कैद कर लिया है। तो हाइमा हतून कहती है कि अल बिलगे हतून बहुत बहादुर बच्ची है, हालात जैसे भी हों उसने हमेशा हक और सच का रास्ता अपनाया है, काश अर्तुगरुल साहब जल्द आ जाएं और अल बिलगे हतून को अपने कबीले की औरत बनाएं। इधर सैनमा हतून हेमे में बैठी कहती है मैंने आपसे माफी मांग ली लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो एक मंगोल संदूक से जहर निकालती है और अपने आप से कहती है इस तरह तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोला, मैं भी इसी जहर के जरिए तुम्हें अंजाम तक पहुंचाऊंगी। इधर अल बिलगे हतून अपनी दोस्त से सिनेमा के बारे में बात कर रही होती है। अल बिलगे हतून कहती है अगर मुजरम को सजा देना इंसाफ है तो माफ कर देना फजीलत है। और वो कहती है कि सिनेमा काफी शर्मिंदा है, वो मुझसे माफी भी मांग चुकी है। इतने में सिनेमा हतून सिपाहियों के साथ अंदर आ जाती है और कहती है बाजी मैंने आपको कुछ अहम मालूमात बतानी है, वो बातें तन्हाई में हो तो बेहतर हैं। ये सुनकर अल बिलगे हतून सब सिपाहियों को बाहर भेज देती है और सिनेमा कहती है इन सब के पीछे आरुफ बुका है, उसका असल हदफ काई कबीला यानी आप और अर्तुगरुल हैं। और सिपाही वापस आकर कहता है कि क़यात मौजूद नहीं है, उसे आखिरी वक्त आपके हेमे में दाखिल होते देखा गया था, उसके बाद वो नजर नहीं आया, उसने कहा था कि ये खान का हुक्म है। और बरके खान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा उसे कुछ भी नहीं कहा। फिर बरके खान अपना संदूक देखते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, फिर वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। इधर अल बिलगे हतून सिनेमा को कहती हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, वो हमारे दुश्मन क्यों बने हैं। सिनेमा कहती हैं वो आपकी जान लेना चाहते हैं। उसी दौरान झट से वही जहर अल बिलगे हतून के मुंह पर फेंक देती है, जहर उसके मुंह में चला जाता है। फिर सिनेमा अपना हाथ उसके मुंह पर रख लेती है ताकि वो बोल न सके। काफी देर तक वो ऐसा करती है जिससे अल बिलगे हतून बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सिनेमा उसे उसी हालत में छोड़कर ऐसे ही जाने लगती है तो अल बिलगे हतून उठकर उसी वक्त अपना खंजर सिनेमा हतून के पीठ में घुसा देती है। इस वार से सिनेमा हतून भी नीचे गिर जाती है और अल बिलगे
अलबिलगे खतून भी साथ ही गिर जाती है। अलबिलगे खतून की दोस्त ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसके शोर शराबे से बाहर से सिपाही आ जाते हैं। सिपाही अलबिलगे खतून का मुआयना करने के बाद कहते हैं कि इसे जहर दिया गया है। फिर सिपाही अलबिलगे खतून को उठाकर काय कबीले ले जाते हैं ताकि आरतुक साहब इसका मुआयना कर सकें। इधर बरके खान अपने हेमे में टहल रहे होते हैं। उसी वक्त अर्तुगरुल साहब अंदर आ जाते हैं। सलाम दुआ के बाद वो क़याद के बारे में पूछते हैं तो बरके खान कहता है कि वो बाग क्या है, साथ हमारे अहम कागजात भी ले गया है जो मैंने आपको देने थे। अगर ये हलाकू खान तक पहुंच गए तो हमारे सालों की मेहनत ज़या हो जाएगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं इस जमीन से निकलने से पहले उसे पकड़ना होगा। बरके खान अपने सिपाहियों को कहता है कि सिपाहियों को इकट्ठा करो, खोजियों को अपने साथ लो और उसकी तलाश जारी रखो। इधर जंगल में आरबू का एक खुफिया गार्ड में बैठा होता है। उसी दौरान कायात आ जाता है। कायात कहता है कि अर्तुगरुल साहब और बरके खान मेरे बारे में जान चुके हैं। ये सुनकर आरबू का झट से अपनी खंजर उसके गले पर रख देता है और कहता है ये क्या कह रहे हो तुम। तो कायात कहता है कि मैं बरके खान के अहम कागजात साथ लाया हूँ, इसमें हर किस्म की खुफिया मालूमात है। जब हम ये हलाकू खान तक पहुँचाएंगे तो बरके खान और अर्तुगरुल की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। फिर आरबू का उन कागजात का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद कहता है कि अब तुम जल्दी तबरेज जाओ, तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो कायात कहता है कि बरके खान और अर्तुगरुल मेरी तलाश में हैं। इधर जंगल में अर्तुगरुल सरदार बरके खान के साथ इनके सिपाहियों और खोजियों के साथ कायात की तलाश में निकले होते हैं। और इधर काई कबीले में ढोल बजता है और सब दाखिली रास्ते की तरफ देखते हैं। हाइमा खतून भी अपने हेमे से बाहर आ जाती हैं। इतने में उन्हें उमरुल कबीले के सिपाही आते हुए नजर आते हैं। देखते ही देखते वो मरकजी हेमे के करीब पहुंच जाते हैं। तो अलबिलगे खतून की दोस्त हाइमा खानम को कहती है कि अलबिलगे खतून को जहर दिया गया है। तो हाइमा खतून शफाखाने में ले जाने के लिए बोलती है। शफाखाने में आरतुक साहब मुआयना करने के बाद कहते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है। तो अलबिलगे खतून की दोस्त वही जहर दिखाती है और कहती है कि ये मुझे हेमे से मिला था, सलमा ने ये जहर इनके चेहरे पर फेंका था। तो हकीम आरतुक साहब जहर लेकर उसका मुआयना करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत भयानक जहर है, ये मशहूर मंगोल जहर है, इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, शिफा देने वाला अल्लाह है। और इधर जंगल में बरके खान अर्तुगरुल साहब के साथ कायात की तलाश में होते हैं। हर जगह निशानात का जायजा लेते हैं लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। इतने में एक सिपाही आकर कहता है कि हमें कायात का कोई निशान नहीं मिला। हमने कुछ लोगों को साहिल की तरफ जाता देखा है लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं सके क्योंकि वो नकाब पोश थे। बरके खान कहता है कि वो कायात के आदमी थे, मुझे लगता है कि वो मशरक वाली बंदरगाह इस्तेमाल करेगा। अर्तुगरुल कहते हैं कि उसने हमें धोखा देने के लिए ये सब कुछ किया है, वो मगरब की जानब से फरार होना चाहता है। बरके खान कहता है कि हम दोनों बंदरगाहों की तरफ से जाएंगे, आप अपने सिपाहियों के साथ मशरक की तरफ जाएं, हम मगरब की तरफ जाएंगे। फिर वो सिपाहियों को कहता है कि जल्दी जाओ, जो सिपाही मगरब की तरफ हैं उन्हें कहो कि मेरा इंतजार करें। फिर सब अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। और इधर काई कबीले के शफाखाने में अलबिलगे खतून की हालत नहायत नाजुक होती है। हकीम आरतुक साहब उसका इलाज कर रहे होते हैं। इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब बंदरगाह के पास गात लगा लेते हैं जहां कायात और उसके सिपाहियों ने जाल बिछाया होता है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हम इन सब को नहीं मारेंगे, अगर कश्ती यहाँ ना आई तो हम इनसे पता करेंगे कि कश्ती कहाँ जाएगी। फिर बमसी को कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुमने क्या करना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर जब अर्तुगरुल साहब बाहर निकलते हैं तो एक जानब से बहुत सारे नकाबपोश आदमी आ जाते हैं जो उनके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर वो जैसे ही अर्तुगरुल साहब पर हमला करते हैं तो बमसी और उनके सिपाही तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब जख्मी सिपाही के पास जाकर कायात के बारे में पूछते हैं तो वो जख्मी सिपाही कहता है कि वो मगरब की जानिब से फरार हो गया है। तो अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि उसने अपनी गात कहाँ लगाई है। तो वो आगे से कहता है जब बरके खान वहाँ जाएंगे तो अपने साथियों के साथ मारे जाएंगे। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब उसकी गर्दन जड़ से तोड़ देते हैं। फिर वो अपने सिपाहियों को कहते हैं कि हमें जल्द से बरके खान की मदद के लिए जाना होगा। और इधर बरके खान जंगल में एक जगह पर रुकता है और अपने पैगाम के साथ साथी से पूछता है क्या तुम्हें कायात का कोई पता चला है। जब सिपाही कहता है कि हाँ हमें मिला है तो उसी वक्त कायात जारियों से निकल आता है
और कहता है कि मैंने तमाम सिपाहियों को मार दिया है जो तुमने मेरे पीछे भेजे थे और अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर दोनों तरफ के सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। बरके खान कहता है कि तुम मेरे वफादारों में से थे, अब तुम शैतान से भी घटिया निकले हो। इतने में जारियों से आरब बुका और उसके सिपाही भी निकल आते हैं। इधर दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब जंगल में तेजी से मगरब की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इधर कयात बरके खान को कहता है कि तुमने अपने अबाओ अजदाद का दीन छोड़ा है और तुम मुसलमान बने। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये जमीन और आसमान का तुम पर अजाब है। और बरके खान कहता है कि जमीन और आसमान का एक ही मालिक है, वो है अल्लाह, जिसके आगे मैं सजदा करता हूँ। फिर वो अपने सिपाहियों को कहता है कि हमला। ये कहकर लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर में आरब बुका और उसके सिपाही बरके खान को घेर लेते हैं और तलवारें उन पर तान लेते हैं। और आरब बुका कहता है कि तुम्हें हमारे हाथ से अब कौन बचाएगा। और उसी वक्त अर्तुगरुल सरदार और उनके सिपाही तलवारें लेकर आ जाते हैं। आरब बुका और कयात भी डर जाते हैं और देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर में बरके खान कयात की गर्दन पर तलवार रखी होती है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल सरदार ने आरब बुका की गर्दन पर तलवार रखी होती है। फिर बरके खान के हुक्म पर एक सिपाही कयात की तलाशी लेकर वो कागजात लेता है। फिर बरके खान अल्लाह का नाम लेकर उस पर वार करता है और उसे जहन्नम वासल कर देता है। अर्तुगरुल सरदार आरब बुका को कहते हैं कि हलाकू खान जो खबर सुनेगा हक आ गया और बातिल मिट गया। और अर्तुगरुल सरदार आरब बुका को भी जहन्नम वासल कर देते हैं। इधर कई कबीले में आर्तुग साहब अल बिलगे खतून का इलाज करने में लगे होते हैं तो उसी वक्त हाइमा खतून आ जाती हैं। तो हकीम आर्तुग कहते हैं कि हमने इसे बहुत जड़ी बूटियां दी हैं, कुछ ही देर में इसका बहार खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। इधर सहले समुंदर पर अर्तुगरुल साहब अपने साथियों के हमरा आ जाते हैं। बरके खान भी उनके साथ होते हैं। अर्तुगरुल साहब को अहम मालूमात देते हैं जो जंग में काम आएंगी। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हमने आपके साथ इत्तेहाद करने के लिए बहुत जद्दोजहद की और अब फल खाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह हम आलमे इस्लाम को जालिमों के पंजों से आजाद करवा देंगे। बरके खान कहता है कि मैं भी मंगोल था, अगर मैं इस्लाम कबूल ना करता तो मैं भी हलाकू खान जैसा होता। आखिर में बरके खान कहता है कि इस मकसद के परचम को फरंगी इलाकों में भी लहराऊंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अनातोलिया और मगरब के तुर्क इस परचम तले एक होंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों की तरफ आते हैं जो कश्ती के इंतजार में खड़े होते हैं और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।